ओके, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, आप लोग थोड़ा कंफर्म करना। हाँ, हो गया ना रिकॉर्डिंग? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो चले सर, आज एक्स्ट्रा क्लास है कंपनी लॉ का। बेसिकली आज का कंपनी लॉ इज वेरी वेरी कनेक्टेड विथ ऑडिट। सर मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है सर, अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स। आप लोग तो सुने ही होंगे, अकाउंट्स का भी बात सुने होंगे, ऑडिट का भी बारे में सुने होंगे, ऑडिटर के भी बारे में सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने? बोलिएगा सर, आप लोगों का हाँ ना वाइटल है मेरे लिए। हाँ सर। तो ये जो अकाउंटेंसी में सबसे पहले क्या होता है सर, एक्चुअली में सिंपल बात करते हैं। बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, यस ना? आपको जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, हर एक बिजनेस का, जैसे पार्टनरशिप का अपना, कंपनी का भी अपना, सोल प्रोप्राइटरशिप का अपना, जो भी बिजनेस हो उसको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे ही अकाउंट्स का काम खत्म होता है, फिर उसको चेक करने के लिए ऑडिटर का जरूरत होता है। अब हर तरह का बिजनेस के लिए ऑडिटर मैंडेटरी नहीं है, बट जब बिजनेस एक लार्ज स्केल पे पहुंच जाते हैं, स्पेशली अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जिसमें बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, जिसमें बहुत सारा लोगों का इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर बिजनेस पे, तो ऐसे केस में एक एक्सटर्नल अथॉरिटी चाहिए जिनको चेक करना होता है कि चेक करके बताओ कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं। सिंपल बात करते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीचेक करना बोल सकते हो। ऐसे देखो, जिनका बिजनेस है वो भी चेक करता है, जिसका खुद का बिजनेस है। से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, सपोज मानो कि रिलायंस इज योर बिजनेस, अदानी इज योर बिजनेस, तो क्या आप अपना बिजनेस का अकाउंट चेक नहीं करोगे? हाँ सर। अगर मानो कि रिलायंस 2 मिनट के लिए सोचो कि आपका है, 2 मिनट के लिए अदानी आपका है, टाटा आपका है, तो क्या आप खुद का बिजनेस का अकाउंट चेक नहीं करोगे कि कितना ट्रू एंड फेयर व्यू है? करोगे ना? लेकिन तो फिर ऑडिटर का जरूरत क्यों हो जाता? ऑडिटर कंपनी का कोई नहीं लगता, ऑडिटर इज एन एक्सटर्नल पार्टी। मतलब इंटरनल ऑडिट होता है आजकल, इंटरनल ऑडिट तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट का रिपोर्ट को सही बनाने के लिए इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग करते हैं, ठीक है। स्पेशली सीएमए का तो इंटरनल ऑडिट में बहुत ज्यादा फोकस आजकल बढ़ गया है। सीए का तो एक्सटर्नल ऑडिट का पावर सीए के पास ही है, मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ऑल ओवर इंडिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो অথরিটি है, हाँ তথা কিছু বলছিস? স্যার এক্সপার্ট ভিউ এর জন্য মানে আরো এক্সপার্টের জন্য তাই জন্য সিএ কে দিয়ে করানো হয়। हाँ एग्जैक्टली, एक्सपर्ट व्यू मतलब सिंपल क्या, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि हो सकता है कि जो डायरेक्टर है वो मिसमैनेज कर लिया हो, मतलब जो कंपनी का ओनर है या फिर जो कंपनी का मैनेजर है, अगर उनसे कुछ मिसमैनेज हो सकता है, तो इसीलिए एक एक्सपर्ट तो कंपनी के पास भी है। मतलब जैसे आपकी कंपनी पास भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, आपके पास भी कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे, तो क्या वो एक्सपर्ट नहीं है? फिर एक्सटर्नल पार्टी का जरूरत क्यों हो जाता है? बिकॉज एक्सटर्नल पार्टी इंडिपेंडेंट होके काम करेगा, किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहता था? जब किसी बाहरी इंसान को, जिसके जो कंपनी का कोई नहीं लगता, जो कंपनी का कोई नहीं लगता, वो इंडिपेंडेंट व्यू देगा कंपनी के बारे में। जैसे मानो मैं आपको अभी शो करता हूँ, मैं आपको अदानी का रिपोर्ट दिखाऊंगा या फिर रिलायंस, वो बहुत सारा मेरे पास रहता है हमेशा, तो मैं कोई भी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, वहां पर मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होता है, वो भी कंपनी का लॉ का ही पार्ट है। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो, ऑडिट रिपोर्ट हो, तो ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिटर देगा, लेकिन ऑडिटर देने से पहले कंपनी भी अपना रिपोर्ट निकालते हैं। अब उसको ऑडिट करवाना पड़ता है, और ऑडिट अगर करवाना है तो फिर उसके लिए ऑडिटर को रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स का जो एरिया है, ये एरिया हमें बस सिंपल यही चीज बताता है कि ऑडिटर कब रिक्रूट हो सकता है, ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर क्या कर सकता है, कब ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका ड्यूटीज क्या है, ठीक है, वो क्या करता है। तो कंपनीज एक्ट ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में क्या कहा है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ मतलब डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है सर, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, और आप लोगों को ऑडिट, ऑडिटर्स के बारे में, अकाउंट्स भी डिस्कस होगा, ठीक है। तो किस तरह से कंपनीज एक्ट 2013 एंड 2014 कंपनीज रूल में ऑडिट एंड ऑडिटर के बारे में कहा गया है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस अभी करने वाला हूँ। ठीक है सर, चलो। गुड मॉर्निंग ज्योति।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो सर, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मैटर है, मन लगा के सुनो, मजा आएगा। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा। देखो तो सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? क्या स्क्रीन शेयर हुआ सर आप लोगों से? हाँ सर। ओके, तो बेसिक जो टॉपिक है दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स, एंड नाउ फ्रॉम दिस ऑडिट एंड ऑडिटर्स हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं सर? मतलब ऑडिट एंड ऑडिटर्स में हमें सीखना क्या है? बहुत कुछ सीखना है ऑडिट एंड ऑडिटर्स में, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट है वही मैं आप लोगों से बात करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं सर, क्या लिखा है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के अंदर हमें पता करना है सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है। ऐसे तो कंपनीज एक्ट 139 में बोला गया है इसके बारे में, कंपनीज एक्ट 139 सेक्शन में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में कहा गया है, जिसपे फर्स्ट ऑडिटर, जब कंपनी फर्स्ट ऑडिटर रखते हैं उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब रख सकता है? रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ए स्पेशल नोटिस। मतलब कब आप ऑडिटर को रिजाइन करने के लिए बोलते हो या फिर स्पेशल नोटिस दे सकते हो। ऑडिटर का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एंड उसका डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में क्या कहा है, एवरीथिंग। रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर, किस तरह से ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कंपनी डिसाइड करता है। पावर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सी इंस्टीट्यूट बनाते हैं सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सेगमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स ये भी बताऊंगा। प्रोहिबिटेड सर्विसेज, क्या सर्विस नहीं दे सकता। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, कुछ मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा रियल लाइफ का। ऑडिटर्स का एनुअल जनरल मीटिंग में अटेंड करने के बारे में क्या कहा है कंपनीज एक्ट ने। पनिशमेंट एंड प्रोविजंस के बारे में क्या कहा है। कॉस्ट ऑडिट के बारे में क्या है, कॉस्ट ऑडिट मतलब सीएमए करता है सर। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देयर इज अनदर ऑडिट सिस्टम दैट इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरियल ऑडिट, दैट इज जो सीएस करता है। ठीक है, तो जैसे देखो मेन ऑडिट का बात जब भी होता है तो ऑब्वियसली वो पावर चार्टर्ड के हाथ में ही है, ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये सभी को पता है। और ये सिस्टम में ही इंडिया 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को बना के बेसिकली बिजनेस को डेवलप करना, बिजनेस को रेक्टिफाई करने के लिए सीए को बनाया है। उसके बाद 1959 में कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट को लाया गया। ठीक है, ये सब स्टोरी, ये भी हिस्ट्री है ना सर, सिर्फ भगवान का ही हिस्ट्री नहीं होता, ये सब भी हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री भी मैं आप लोगों के साथ कई बार बताता रहता हूँ कि 1949 में सीए एक्ट को लाया गया। ठीक है, और उसके पीछे मेन रीजन था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन बिजनेस सिनारियो में डेवलपमेंट का बहुत नीड था, डेस्परेट नीड था इंडिया को कि इंडिया बिजनेस लेवल में अपने आप को डेवलप करे। बिजनेस में घोटाला कम हो, घोटाला को पकड़ा जाए, घोटाला को पकड़ने का मतलब बेसिकली बिजनेस ट्रू एंड फेयर काम करे। ठीक है, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करे, कोई करप्शन ना हो। एग्जैक्टली ये सब के लिए ऑडिटर को जरूरत हो गया सर। और बेसिकली ये ऑडिटर का जो काम है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1959 में एक्ट बन गया। ठीक है, ब्रिटिश जाने के बाद इंडिया का हालत बहुत ही खराब था, तो 19 सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1949 सॉरी 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बना, और फिर ऑडिटर जो है दैट इज सीए, जिसको हम लोग सीए डेजिग्नेशन के नाम से जानते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड ऑब्वियसली, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड या फिर जो प्रैक्टिसिंग मतलब किसी ना किसी फॉर्म के साथ जुड़ के ऑडिट का काम करते हैं। ठीक है, दे आर, इन्हीं के पास ऑथोरिटी होता है कंपनी का ऑडिट करने का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ। बट सर कॉस्ट ऑडिटर कौन है? सर कॉस्ट ऑडिटर मतलब सीए में, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे आजकल बड़ा ही चर्चा में है सीएमए, बहुत सारा जॉब क्रिएट किया सर। एवरेज सैलरी भी इस बार बहुत अच्छा किया है सीएमए का, ऑलमोस्ट 22 लाख 24 लाख के आसपास का एवरेज हाईएस्ट पैकेज गया है। एवरेज है 10 लाख, मोस्ट प्रोबेबली 7 to 10 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी गया है सीएमए का। रिसेंट एंड में बहुत जॉब क्रिएट किया है सीएमए इंस्टीट्यूट ने, वो भी टॉप टॉप लेवल ब्लू चिप कंपनीज। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये सीएमए का एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया जा रहा है। ठीक है सर, जॉब के बारे में अभी बात नहीं करना है, हम बात करने जा रहे हैं सर कॉस्ट ऑडिटर जो सीए में बनता है सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पढ़ाई होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग ये भी करते हो आई नो। तो सीए सीए में ये कॉस्ट ऑडिटर 1959 एक्ट में आया, एंड सीएस एक्ट, ठीक है, जो कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस को देखने के लिए स्पेशली बनाया गया है, दैट इज सीएस एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट बेसिकली 1980s में आया। ठीक है, ये थोड़ा देरी में आया,
ऐसे जितना जितना बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनता गया, सिर्फ सीए और सीएमए से काम बनना मुश्किल हो गया, तब सीएस का जरूरत पड़ गया। तो इस तरह से बिजनेस को देखभाल करने के लिए अलग अलग करके सीए सीए सीएमए जैसा कॉमर्स का ही 3 अलग अलग दिशा में एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस देखने के लिए बनाया गया सर। ठीक है, तो वो सब तो देखना है। तो कॉस्ट ऑडिटिंग जैसे होते हैं वैसे सेक्रेटरियल ऑडिट भी होता है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में मैं बात करूंगा, इसी ऑडिट के अंदर ही बात करूंगा। तो वो हो जाएगा आपका सीएस ऑडिट। ठीक है, लेकिन जो मेन ऑडिट है, जो इसके बारे में दिमाग खराब के मतलब हम लोग का दिमाग खराब होने वाला है, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। एंड इस ऑडिट के बारे में ही सबसे ज्यादा काम होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में। ठीक है, तो चलो सर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको अदानी के रिपोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा। क्या आप लोगों को अदानी का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है सर? थोड़ा सा मुझे कंफर्म कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अदानी का रिपोर्ट है। अदानी कह रहा है, अदानी बोल रहा है कि अपने एनुअल रिपोर्ट में इस लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बनेगा 2030 के अंदर। ठीक है, ये इनका इच्छा है और इसी मूवमेंट में ये अपने आप को बिल्ड भी कर रहा है। कोई बात नहीं, बट मेरे को आपको क्या दिखाना है, ये दिस इज द एनुअल रिपोर्ट। ओके, ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट है। सर एनुअल रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में ही तो सारा का सारा रिपोर्ट देता है। क्या आप देख सकते हैं कंटेंट? हाँ सर, आप लोग ये सब चीज देखा करो। अगर आप बोलोगे, ना भी बोलोगे, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा ताकि आप लोग ये सब चीजें पढ़ा करो। बिकॉज दीज आर एक्चुअली प्रैक्टिकल एरियाज जहां पर आप लोगों को काम करना पड़ता है सर। एक सीए के नाते, एक सीएस के नाते, सीएमए के नाते, यही सब काम है आप लोगों का जो आप रियल लाइफ में करोगे। क्या आप लोगों को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का एरिया दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये देखो, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर रिपोर्ट्स, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ये सब ऑडिट करके ही पता चलता है। ठीक है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये आपको मिलेगा। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ कंपनी का खुद का, और जिस कंपनी में कंपनी ने होल्डिंग करके रखा था, सब्सिडियरीज का मिला के कॉन्सोलिडेटेड बनता है। सब्सिडियरी का मिला के, सब्सिडियरी होल्डिंग यू ऑल नो ना सर। अगर किसी कंपनी में दूसरे किसी कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, उसे हम लोग सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं, और जो होल्ड करते हैं उसको होल्डिंग बोलते हैं। तो होल्डिंग सब्सिडियरी मिलके बनता है कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके, अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, बट मैं आपको लेके जा रहा हूँ कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट के पास। ठीक है सर, कहाँ मिलेगा? बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 500 550 पेज का है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में, बट मैं कोशिश करता हूँ। 300 के आसपास के पेज होंगे जहां पर मुझे शायद, मुझे लग रहा है मिल जाएगा। ये सब मैनेजमेंट रिपोर्ट है सर, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्चुअली ये सब मैं फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत डिटेल्स में चर्चा करता हूँ। कंपनी जो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाई करते हैं, रोशनी, रोशनी को पता होगा, ज्योति को पता होगा। अरे ये सब चीजें चर्चा होता है कि नहीं होता? है दादा। लेकिन हम लोग अभी कंपनी का स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग अभी कंपनीज एक्ट या ऑडिट रिलेटेड बातें करेंगे। तो उसी के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ ऑडिट रिपोर्ट। रुक जाओ सर, मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा है। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, मोस्ट प्रोबेबली ये हो गया। ऑडिट रिपोर्ट के पास ही लग रहा है मुझे, मैं हूँ। बड़ा करके होता है सर ऑडिटर्स रिपोर्ट बोल के, तो कंपनी को ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट होता है उसको बताना पड़ता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के बाद नॉर्मली ऑडिटर रिपोर्ट मिलता है। पीएल बैलेंस शीट के पहले मिलता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। जस्ट अ सेकेंड, क्या होते हैं? यस, आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे निकालता हूँ ना तो पूरा निकल जाता है, इसलिए ये मिला होगा। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट? सर पेज नंबर याद रखना, तो अगर बाई चांस में फिर से भूल गया तो 408 नंबर पेज में होगा। हाँ, अगर फिर से जरूरत पड़ा, मैं फिर से भूल गया तो, इधर उधर चला गया तो देखो सर क्या लिखा है। टू दी मेंबर्स ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। कौन दे रहा है? ऑडिटर दे रहा है। तो ऑडिटर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहा है। क्या लिखा है सर? रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कंपनी ने जो भी ऑडिट किया है उसका ओपिनियन बता रहा है कि अदानी या अदानी SEZ के बारे में जो भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया, कंपनी का PL को चेक किया, ये देख सकते हैं आप क्या लिखा है, क्या क्या चेक किया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, मतलब एकदम रिसेंट का है। प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देख रहे हैं सर, जब भी आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहीं पर भी देखने को मिलता है, इसका मतलब आपको क्या समझ लेना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट कंपनी का बैलेंस शीट, दे आर टॉकिंग अबाउट कंपनी का PL, दे आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज कैश फ्लो। ये तीनों को ही कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। और एक ऑडिटर का काम होता है कि वो तीनों का तीनों डेटा को प्रॉपरली चेक करे। चेक करना मतलब एकदम रियल डेटा के साथ मैच कराना, और मैच कराने के बाद उसको ओपिनियन फॉर्म करना होता है। तो ऑडिटर 4 तरह का ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। ये सब मैंने नॉर्मली ऑडिट के क्लास में बताता हूँ, जिनका जो लोग ऑडिट पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं भी ऑडिट में तो डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं कंपनीज एक्ट में ऑडिटर्स के बारे में क्या गया है उसके बारे में बात ज्यादा कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट बताने जाओ तो हजारों पॉइंट आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मुझे संभालना होगा। कौन ऑडिट किया सर, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, किसने ऑडिट किया। मिला 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 मिला, देखो तो सर कौन ऑडिट किया कंपनी का, दिख रहा है आप Deloitte. लोगों को। डेलॉयट किया सर, डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स LLP। एक बात ध्यान रखिएगा, सारा का सारा ऑडिट फर्म, मतलब जो चार्टर्ड फर्म होते हैं ना, वो LLP है। आजकल वो लोग नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं हो सकता, उनको LLP ही होना पड़ेगा। मैं आपको यही सब बताऊंगा, ठीक है। फॉर LLP डेलॉयट मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सर, LLP मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये पार्टनरशिप का एक न्यू कॉन्सेप्ट है, 2008 पार्टनरशिप, मतलब न्यू पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट 2008 में आया है, ठीक है। आज मेरा बिजनेस लॉ के क्लास में शाम को LLP में स्टार्ट करूंगा। अगर किसी को भी LLP जानना है वो ज्वाइन कर सकता है, जिन्होंने LLP पहले कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, जिनका बिजनेस लॉ भी करेंटली नहीं चल रहा है, वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं LLP स्टार्ट करूंगा शाम को, आज मेरा बिजनेस लॉ का क्लास है, उसमें मैं LLP बताऊंगा। LLP एक्ट 2008 में आया है और पार्टनरशिप को एक नया दिशा दिया है। पहले का पार्टनरशिप जो लॉ हुआ करता था सर, वो पहले का पार्टनरशिप अभी भी चलता है, वो भी बंद नहीं हुआ। कब आया था सर, बोलो। 1932 पार्टनरशिप एक्ट ना, पहले जो पुराना पार्टनरशिप हुआ करता था वो 1932 हुआ करता था, लेकिन अभी LLP आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। दिस इज द न्यू LLP कॉन्सेप्ट। जिन्होंने पहले कभी LLP नहीं पढ़ा वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये कंपनी जो है, ये जो चार्टर्ड फर्म है, इसके बिहाफ में कार्तिकिया रवाल, ठीक है, जो कंपनी का पार्टनर है चार्टर्ड फर्म का, इन्होंने ऑडिट किया। और अहमदाबाद में कंपनी का हेडक्वार्टर है, तो वहीं पर पूरा का पूरा, तो ये ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्चर है। इसमें कंपनी ने जो भी ऑडिट रिपोर्ट हुआ है उसका टोटल डिटेल्स एनेक्चर में, कि क्या क्या देखा है, क्या क्या पॉइंट में ऑडिट किया है, वो सारा का सारा चीजें वो अपना बता के रखा है। और आप देख सकते हैं, हियर इज अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो बेसिकली ऑडिट किस चीज का करने गया था, कंपनी का एसेट का, कंपनी का लाइबिलिटीज का, इसी चीज का ऑडिट करने गया था सर, ठीक है। और ऑडिट करके कंपनी के बारे में गुड रिपोर्ट है सर, ऑब्वियसली इसका रिपोर्ट गुड है, ठीक है एकदम। और इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या होता है, जैसे ऑडिटर तो है ही, इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये देखो सर क्या लिखा है, कमलेश बागिया, कौन है ये, कंपनी सेक्रेटरी सर, ठीक है। इनका साइन भी जरूरी है सर, क्योंकि CS जो है वो पूरा का पूरा लीगल मैटर्स को देखेगा, फिर CS के साइन बिना, ठीक है, CS एज वेल एज डायरेक्टर्स, ठीक है। जैसे गौतम एस अदानी इज अ डायरेक्टर, ठीक है। करण अदानी, अब देखो डायरेक्टर बिजनेस करने में व्यस्त रहता है, ठीक है। करण अदानी, गौतम अदानी, राजेश अदानी, दे आर बेसिकली बिजी इन देयर बिजनेस डील्स। तो फिर बिजनेस डीलिंग्स में वो बिजी रहेगा, तो फिर बिजनेस का लीगल कॉन्सेप्ट का ध्यान कौन रखेगा, कमलेश बागिया देख रहा है CS के तौर पे। और एक जन होगा सर दीपक महेश्वरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये कौन हो सकता है सर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नॉर्मली सर चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट में से कोई तो एक होगा, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या तो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, बिकॉज इन दोनों के पास ही वो टॉप लेवल नॉलेज होता है। या फिर MBA इन फाइनेंस भी हो सकता है, CA CMA के छोड़ के MBA इन फाइनेंस भी हो सकता है, बट ज्यादातर केस में डिटेल्स नॉलेज MBA इन फाइनेंस के पास नहीं होता है।
एमबीए का काम लीगल मैटर्स पे ज्यादा जोड़ा नहीं जाता, मतलब कंपनी का जो भी डिटेल्स इतना मतलब हार्डकोर मैटर होता है ना, उसमें एमबीए का ना उतना बोलबाला नहीं होता है, बहुत रेयर केस में मिलता है। हाँ, हो सकता है कि उसने सीए करने के बाद या सीएमए करने के बाद एमबीए करके रखा है, बट कंपनी का जो भी डिटेल्स हो, अकाउंट्स वगैरह का, ऑडिट का जो भी डिटेल्स हो, उसको समझने के लिए एमबीए को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सर, एकदम सिंपल बात है। हाँ, ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए एमबीए का बोलबाला जरूर है, ठीक है। ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ मैनेजमेंट, कंपनी का मार्केटिंग देखना, सेल्स देखना, प्रोडक्शन देखना, बहुत सारा जगह में एचआर देखना, एमबीए का रोल बहुत अच्छा होता है। तो एक बिजनेस को प्रॉपर लेवल में हैंडल करने के लिए सीए का भी रोल है, सीएस का भी रोल है, सीएमए का भी रोल है, ठीक है, एज वेल एज एमबीए का भी रोल है, ठीक है। बट एमबीए सर अगर आईआईएम हो या फिर टॉप 20 कॉलेजेस जो है सर वहीं से हो तो अच्छा है, फालतू का इधर उधर से एमबीए करना मेरे हिसाब से तो बेकार है, जो भी हो। दिस इज क्योंकि उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिलता है, बट उससे कहीं गुना बेहतर अगर आपके पास ये सब नॉलेज है तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, ये मेरा पर्सनल सलाह है, हमेशा बोलता रहता हूँ। ओके, तो सर क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर मैं ये समझा रहा था आपको कि इस पूरा ऑडिट का जो बैकग्राउंड खेल रहता है, जो रियल लाइफ में होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग ये सब चीजें देख पाते हैं? बोलो सर, समझ आ रहा है कि नहीं? हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। है दादा। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं फिर। तो लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन आर मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। कौन सर? डायरेक्टर्स नॉर्मली, जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, मैं क्यों ये सब अभी कहा स्टोरी बिल्ड कर रहा था। स्टोरी मतलब रियल लाइफ स्टोरी है, कोई मेरा बना हुआ स्टोरी तो है नहीं, ठीक है। गौतम एस अदानी, राजेश एस अदानी एंड करण अदानी, मेनली गौतम अदानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क्या करता है सर? लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन आर मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स who represent the members who are real owners of the company through board, ठीक है। In the absence of any check, the directors may mismanage the finance of the organizations, because मैं आपको बोला ना, ये तो बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, तो फिर कंपनी का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको मैनेज करने के लिए इसको किसी एक्सपर्ट्स का जरूरत होगा, बिकॉज उसको नहीं पता, या फिर उसके कंपनी में जो लोग काम करते हैं हो सकता है कि उनसे भी कोई गलती हो गया हो जो वो नहीं समझ पा रहा है। इन दैट केस दस मेंबर अपॉइंट्स ऑडिटर्स। मेंबर मतलब सर शेयर होल्डर, जैसे अदानी का जो भी शेयर होल्डर है, जैसे अगर मेरे पास अदानी का शेयर है, अगर आप में से किसी के पास अदानी का शेयर है तो आप भी कंपनी का मेंबर ही कहलाओगे, ठीक है। तो बस ऑब्वियसली जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स होते हैं उन्हीं के पास मौका होता है कि वो कंपनी के एजीएम में वोट वगैरह देता है, और वोट दे के ही डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स को समझाते हैं, या फिर जो भी मैनेजमेंट में आप लोग जानते हो, जो लोग मीटिंग का क्लास वगैरह कर चुके हो, ठीक है, कि किस तरह से एजीएम ईजीएम के थ्रू से डायरेक्टर्स वगैरह लाया जाता है, ऑडिटर्स लाया जाता है। अड्डा में होता है सर नॉर्मली, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन। याद है आप लोगों को अड्डा? हाँ सर, याद तो होगा अड्डा। है सर। Thus members appoint auditors and auditor to look into the fair and look into the true and fair view। ऑडिटर का काम क्या है? वो देखेगा कि कंपनी का जो भी अकाउंट्स वगैरह बना हुआ है उसको ट्रू एंड फेयर व्यू सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ा चीज है सर अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है सर ये एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अब ये जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, क्या ये सही कम्युनिकेट कर रहा है? जैसे रिसेंट ट्रेंड में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रिसेंट ट्रेंड में अदानी का कुछ बिजनेस को लेके थोड़ा सा उधर इधर उधर हुआ है, जैसे कि अदानी गैस का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 980, बट अगर आपको मैं लास्ट 5 दिन का डेटा शो करूं, आप देख सकते हो कहाँ चला गया था। देखो सर, जस्ट लुक एट 5 डेज डेटा। अगर आप एक महीने का देखो, 1600 में चल रहा था, 1600 में चल रहा था, और ये डाउन होके 874 के आसपास पहुंचा था, फिर से अभी थोड़ा सा मूवमेंट लिया है। नाउ पॉइंट इज दैट कि कहा जा रहा है कि अदानी का जो ये स्टॉक है, अदानी गैस कंपनी अच्छा है, बट ये ओवर वैल्यूड हो गया है। ओवर वैल्यूड हो गया है मतलब जितना प्राइस नहीं होना चाहिए इसका, इससे ज्यादा प्राइस हो गया इसका, मार्केट में इसका ओवरबॉट हो चुका है। अब ये ओवरबॉट के पीछे क्या कहानी है? क्या प्रोमोटर लेवल में ओवरबॉट हुआ है, या फिर कुछ कंप्लायंस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? इतना ओवरबॉट क्यों होगा? ठीक है, इसको लेके सेबी काम कर रहा है,
इसको काफी दिनों तक फ्रीज करके रखा था, मार्केट में ट्रेड नहीं होने दे रहा था, 800 850 के जोन पे बहुत दिन पड़ा हुआ था, 4-5 दिन, फिर जाके फिर से ओपन हुआ। तो जो भी ये वाला स्टॉक पकड़ के रखा है मेरे को बार बार पूछ रहे सर क्या करे, सर क्या करे। एक अदानी टोटल गैस का था और एक अदानी पावर का था। अदानी पावर, ये शेयर भी लास्ट 1 मंथ में आप देख सकते हो 140 से नीचे गिर के ऑलमोस्ट 106 आप देख सकते हैं। करंटली थोड़ा सा मूवमेंट लेके 108 में चल रहा है। ठीक है, अप डाउन तो मार्केट का काम है, उसमें कोई लेना देना नहीं है हमारा। लेकिन मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि अकाउंट्स के ऊपर बेस करके, इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर बेस करके, ठीक है, मार्केट में बिजनेस चलता है। ये बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता। अदानी का मन हुआ बिजनेस को चला रहे नहीं सर, उसको कैपिटल मिल रहा है, बैंक से पैसा लेके बिजनेस कर रहा है, हमारे से शेयर ले मतलब शेयर इशू करके बिजनेस कर रहा है। तो सभी का इंटरेस्ट है बिजनेस के ट्रू एंड फेयर व्यू को समझने का। तो हम आपको पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पैसे को मिस यूज करोगे या फिर गलत यूज करोगे। तो इसके लिए ऑडिटर क्या करता है कि उसका सच्चा ट्रू एंड फेयर व्यू निकालने का काम करता है, जिसको देख के इन्वेस्टर्स, बैंक वाले, लोन वाले, जो भी बिजनेस को हेल्प मतलब हेल्प नहीं करता, बेसिकली दिस इज नॉट हेल्प, हाँ, इसको हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हम भी तो कुछ अपना इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं ना। अगर हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अदानी का शेयर अगर आप लास्ट 6 मंथ्स में देखो 50 का चल रहा था, 50 का शेयर 140 में चला गया था, तो फिर मेरे को मार्केट गेन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ठीक है, मार्केट का कैपिटल गेन होगा मेरे को, कंपनी डिविडेंड देगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो कोई दान देन तो नहीं है, ये पूरा का पूरा फेयर डील है कि भाई मेरा बिजनेस में दम है, आप मेरे में इन्वेस्ट करो तो मैं आपको पैसे रिटर्न में दूंगा। अब ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसको संभालने के लिए, इसको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए पूरा अकाउंट्स वगैरह को एक ऑडिटर का जरूरत पड़ जाता है। और उसी में मेंबर्स क्या करते हैं, ऑडिटर्स या ऑडिटर को बिजनेस में ऑडिट करने के लिए बुलाते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को चेक करने के लिए। फाइनेंशियल अफेयर्स मींस मैं आपको तभी से तो वही शो कर रहा हूं सर, यही तो है फाइनेंशियल अफेयर्स। कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना, आप देख सकते हैं एज एट 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट, एज एट 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट, मतलब दिस इज लास्ट ईयर का है, दिस ईयर का है, ईयर एंड का। इसके हिसाब से पूरा नोट बना हुआ है सर, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। इसके नीचे जाएंगे ना सर, आपको पीएल शो करेगा, फिर उसके नीचे जाएंगे तो हमें ये देखो सर पीएल शो करेगा। अकाउंट्स का नॉलेज बढ़ाओगे या फिर जो लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं उनको ऐसे भी समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत तो आता ही है। सीए सीएमए वाले को थोड़ा ज्यादा समझ आता है बिकॉज वो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, सीएस भी करते हैं, वो भी कुछ कम नहीं करता। ये देखो सर इनकम एक्सपेंसेस, ठीक है, डिटेल्स चेक करते हैं। फिर हमें क्या मिल जाता है सर, फिर हमें कंपनी का कैश फ्लो भी दिखता है। कहाँ चला गया कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, क्या मैं कैश फ्लो में ही हूँ सर? ये रहा कैश फ्लो, दिख रहा है सर आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को? अभी मैं ये सब एनालिसिस थोड़ी ना कर रहा हूँ क्योंकि ना तो मेरा अकाउंट्स का क्लास है और ना ही फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास है। मैं आपको बस शो कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियल अफेयर्स को चेक करने जाते हैं। तो फाइनेंशियल अफेयर्स को चेक करने का मतलब होता है कि कंपनी ने जो भी डेटा बोल के रखा है वो सारा का सारा डेटा ट्रू है कि फेयर है, ये बताना। तो ये करेंटली कंपनी का कैश फ्लो का डेटा, कंपनी का बैलेंस शीट का डेटा, कंपनी का पीएल का डेटा। जैसे अगर आप अदानी पोर्ट का ही बिजनेस देखें, इसका प्रॉफिट का इस एरिया को देखें तो कंपनी अपने आप को प्रॉफिटेबल बता रहा है। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये पीएल में आ गया सर फिर से। सर क्या आप लोग देख पा रहे हैं ना? हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। लोग खेल से 2020 के एंड पे प्रॉफिट फॉर द ईयर टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद अगर आप थोड़ा सा नजर डालो, 3784 करोड़ का 3784 करोड़ का प्रॉफिट था अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। 2021 में ही प्रॉफिट इंक्रीज होके 5048 करोड़ का हुआ है। इसका मतलब एक चीज है कि बिजनेस में ग्रोथ तो हुआ है एकदम ना सर। 3700 करोड़ का प्रॉफिट से 5000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल के अंदर बिजनेस में इंप्रूवमेंट किया है। इसका मतलब इसका बिजनेस बढ़ रहा है, इसका जो भी पोर्ट के थ्रू से पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके थ्रू से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस बनाते हैं, दैट इज दी काम। तो इस पर्टिकुलर काम को करके वो प्रॉफिट कर रहा है, बट वो ये जो भी प्रॉफिट बता रहा है, अगर देखो इन्वेस्टर क्या सोचता है, इन्वेस्टर को लगता है कि भाई बिजनेस ने प्रॉफिट किया तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दें। लेकिन ये सही है कि नहीं है ये भी तो समझना जरूरी है सर। जैसे आप लोगों को मैंने कभी बताया इसके बारे में
सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम के बारे में, ऐसे बहुत सारा है, पर सत्यम कंप्यूटर्स इज वन ऑफ द फेमस स्कैम, इनफेमस स्कैम बेसिकली। नाम सुने होंगे मेरे मुंह से आप लोग पहले। हाँ करेंटली सर। हाँ, रामलिंगम राजू, ये कंपनी ने अपना पीएल में प्रॉफिट को कुक किया था, ठीक है। ये कंपनी करेंटली टेक महिंद्रा ने ले लिया। टेक महिंद्रा जो फेमस आईटी कंपनी है करेंटली, जैसे टीसीएस इन्फोसिस की तरह, इन जनवरी 2009, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नजर डालो मेरे कर्सर के आसपास, थोड़ा सा देखो। फाउंडर एंड चेयरमैन बाय रामलिंगम राजू, रामलिंगा राजू एडमिटेड इन्फ्लेटिंग द कंपनीज एसेट बाय $1 बिलियन। दिखाई दे रहा है क्या? एकदम सेकेंड पैरा में ही है, मैं विकीपीडिया सोर्स यूज कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर हेलो, दिखता है। हाँ, $1 बिलियन का एसेट्स को उसने इन्फ्लेट किया, लीडिंग टू क्रिमिनल चार्जेस एंड ए कोलैप्स ऑफ द कंपनी स्टॉक प्राइस। महिंद्रा ग्रुप्स आईटी फर्म Tech Mahindra purchased a major stake in the company in June 2009. The company renamed itself Mahindra Satyam and Mahindra Satyam merged with Tech Mahindra 24 June 2013. तो सत्यम अभी भी है, बट अभी वो महिंद्रा ले लिया, ठीक है। तो ये जो रामलिंगम राजू जो कंपनी का फाउंडर चेयरमैन या डायरेक्टर था बेसिकली, इसने कितना बड़ा गलत कर दिया सर। पब्लिक का इवन ये बहुत ही कम टाइम के अंदर, मतलब फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर आ गया था, बहुत ही कम टाइम के अंदर। फॉर्च्यून 500 में बहुत कम कंपनीज को जगह मिलता है। हैदराबाद बेस्ड आईटी फर्म था, बट सर बहुत मुश्किल कर दिया था इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह का, लेकिन बाद में सेबी को पता चल गया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पता चल गया था, कंपटीशन कमीशन को पता चल गया था। तो उसके बाद प्योर एकदम प्रॉपर लेवल में ऑडिट हुआ, पता चला। और पीडब्ल्यूसी था इसका ऑडिटर सर, पीडब्ल्यूसी बिग फोर जो पीडब्ल्यूसी है, यू ऑल नो, पीडब्ल्यूसी था इसका ऑडिटर। पीडब्ल्यूसी फार्म के हिसाब से था, और पीडब्ल्यूसी का जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था सभी इंडियन चार्टर्ड थे ऑब्वियसली। तो उनको भी बैन कर दिया गया, लाइफ लॉन्ग जेल में डाला गया। रामलिंगम राजू अभी भी जेल में है, ठीक है। ये देखो सर, सत्यम का इन्वेस्टर्स कितना लॉस किया आप देख सकते हो, 3,500 करोड़ का लॉस किया है। रिलेटेड पैनिक सेलिंग है, सत्यम शेयर्स फेल 55% और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी था ये। मतलब किस तरह से बिजनेस को इधर उधर कर देता है। तो ये सब चीजों को अगर संभाल के रखना है तो ऑडिटर का जरूरत होता है। अकाउंटिंग स्कैंडल ऑन 7 January 2009, Chairman Raju resigned after publicly announcing his involvement in massive accounting fraud in which he had inflated the company's cash asset by 1 billion. In a letter to Security Exchange Board of India, he explained that what started as a marginal gap between actual operating profit and the one reflected in the books of accounts continued to grow over the years. It has attained unmanageable proportion as the size of company operations grew significantly. In 2015, Raju was sentenced to 7 years in jail, फाइंड अबाउट $8 लाख। 7 साल का जेल और $8 लाख का फाइन किया गया सर। क्या आप लोगों को दिखाई दिया? ये अकाउंटिंग स्कैंडल में देखो, दिखाई दे रहा है? हेलो सर, बोलो, क्या आप लोगों को दिखाई दिया? है दादा। सभी को दिखाई दिया ना? रित्सा, नंदिनी, अनुज, तथा हाँ सर। हाँ सर। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना सर? मेरा 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 सिंपल काम है सर, मैं तो बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ने से पहले बैकग्राउंड, इसलिए समय लगाता हूं मैं, ऑब्वियसली मैं मानता हूं समय लगता है मेरे को क्लास करवाने में। बट सर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसके पीछे का रीजन अगर आपको नहीं पता है ना, आप इसको पढ़ तो लोगे लेकिन भूल जाओगे। तो मैं चाहता नहीं कि आप भूलो इसको, आप भूलना नहीं है। सेक्शन 139 क्यों लाया गया है, आपको ये फॉरगेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कितना वाइटल है कंपनी के लिए। दीज ऑडिटर्स क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, चाहे रामलिंगम राजू का ही बात क्यों ना करूं मैं। हेंस दे कैन एक्सप्रेस एन अनबायस्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, इसीलिए ऑडिटर लाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में सर सेक्शन 139 में बात करता है। अब यहाँ से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो गया, मतलब पॉइंट्स। लेकिन इतना इतना देर से मैं एग्जाम रिलेटेड पॉइंट नहीं बता रहा था, इतना देर से मैं आपको बैकग्राउंड सेटअप कर रहा था कि ये ऑडिटर का इतना जरूरत क्यों पड़ जाता है, इसके लिए कंपनीज एक्ट इतना ज्यादा शोर क्यों चलाते हैं, इतना इतना चिल्लाता क्यों है कि भाई जानो 139 जानो 139 जानो, वाई सेक्शन 139 को लेके इतना ज्यादा चिंता क्यों?
Section 139 of the Companies Act 2013 provides provisions for appointment of auditors according to Section 139 subsection 1. Every company shall appoint an individual or a firm as an auditor of the company at its first AGM. कब करेगा? AGM में करेगा. आप लोग सभी ने AGM का क्लास किया था, आई नो सर. तो जिन्होंने नहीं किया वो बाद में जब AGM पढ़ेगा, बाई चांस अगर किसी ने नहीं किया तो उसको समझ आ जाएगा. AGM का सिंपल मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है, तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम आता है ना, उसका एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, उसको AGM कर लेना चाहिए होता है. ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग. उसके बाद एवरी ईयर उस पर्टिकुलर कंपनी को AGM करना ही पड़ेगा. बेसिकली 9 मंथ्स का टाइम रहता है. जैसे ये मानो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ये कंपनी रसेल टेक लैब्स, ठीक है, रसेल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. रसेल टेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुआ कब सर? 2019-20 में. इसका फर्स्ट AGM कब होना चाहिए? 30 सितंबर 2020 के अंदर. क्यों सर? बिकॉज जो कंपनी फर्स्ट टाइम आता है उसको 9 मंथ का टाइम मिलता है ईयर एंड के बाद. सिंपल बात है. ये मैंने AGM के क्लास में बताया था आप लोगों को. AGM का पूरा डिटेल्स चर्चा हुआ था. अरे हुआ था कि नहीं हुआ था? था হয়েছিল তো? হ্যাঁ দাদা। है सर. 1 अप्रैल 2019 से कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट किया. इसका पहला मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस है, इनकॉर्पोरेट हुआ. अब ये पर्टिकुलर जो 1920 है ये खत्म कब होगा? फाइनेंशियल ईयर. ये फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020 को. अब फर्स्ट AGM कब करना है एज पर रूल? न्यू कंपनी के लिए 9 मंथ का टाइम आपको मिलता है. नॉर्मली 6 मंथ्स के अंदर कर लेना चाहिए. AGM कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के अंदर नॉर्मली कर लेना चाहिए. तो 6 मंथ्स मतलब हो जाता है आपका मार्च के बाद 6 मंथ्स आओ. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना सर? नॉर्मली 6 मंथ्स है. 6 मंथ्स तो अगस्त में होता है. बट सर क्योंकि न्यू कंपनी है तो इसको और 3 महीना मिलेगा, अगस्त, सितंबर. एक सेकेंड सर रुको, देख लेते हैं इसका क्या डेट आ रहा है. फर्स्ट AGM ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 30 सितंबर. अच्छा एक सेकेंड, तो फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं. 31 मार्च के बाद क्या होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ओ सॉरी, 6 महीने के अंदर ही कर रहा है. 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिलता है, मतलब 9 मंथ्स के अंदर वो कर सकता है फर्स्ट AGM. तो ये तो 6 मंथ्स के अंदर ही कर रहा है इन जनरल रूल के हिसाब से. ठीक है, जनरल रूल के हिसाब से वो 6 महीने के अंदर ही कर रहा है. तो 6 महीने का अंदर कब होता है सर? 6 महीने का अंदर हो रहा है इसका. करेंटली हमारा जो एग्जाम्पल्स है दैट इज 30 सितंबर. 30 सितंबर में इसका 30 सितंबर के अंदर इसका 6 मंथ्स हो रहा है ईयर एंड होके. तो 30 सितंबर 2020 के अंदर इसका फर्स्ट AGM होगा. अब कहता क्या है रूल? रूल कहता है कि रसेल टेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को जो 2019-20 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, फर्स्ट AGM कर रहा है 30 सितंबर को. द कंपनी अपॉइंट किया किसको? मेसर्स राम्स एंड एसोसिएट्स. ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है. फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए. एज ए सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अब अगला 5 साल तक का उसका जो ऑडिट है ये राम्स एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म करेगा. ठीक है, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इस कंपनी का कोई नहीं लगता. ये जो भी रिपोर्ट देगा, जो भी ओपिनियन फॉर्म करेगा, ठीक जैसे आपने अदानी में देख रहा था, अदानी के केस में डेलॉयट कर रहा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही ये भी करेगा. अब देखो सर, बिग 4 फर्म के बिना भी बहुत सारा चार्टर्ड फर्म है. ठीक है, तो कोई भी चार्टर्ड फर्म कर सकता है जिनके पास भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, फर्म का लाइसेंस है, वही फर्म कर सकता है, वही चार्टर्ड कर सकता है. तो ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th AGM. ऑडिटर जब उसको पहला ऑडिट का मौका मिलता है तो ऑडिटर सर होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. ठीक है, फर्स्ट AGM कंक्लूजन में उसको ऑफिस मिलता है टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th AGM. तो 5 साल तक 6th AGM के कंक्लूजन तक वो रह सकता है. एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM. टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM. अब देखो फार्म है ना, तो फिर उसको एक्स्ट्रा और 5 साल तक मिल सकता है. मैं आपको आगे बताता हूं कि फार्म के केस में, इंडिविजुअल के केस में कितना कितना टाइम तक उसको मौका मिलता है. आगे बताता हूं सर.
The manner and procedure of selection of auditors by the members of the company at AGM has been prescribed under the company's rule 2014. Audit and auditors के अंदर डिटेल्स में कहा गया है, जो रूल 2014 में लाया गया है. मैनर एंड प्रेस्क्राइब्ड ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. तो ये मैनर क्या है, किस तरह से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, प्रोसीडियर क्या है. तो प्रोसीडियर में कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना सर. कैटेगरीज ऑफ कंपनीज क्या है, ये डिपेंड करता है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, वो डिपेंड करता है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, वो भी डिपेंड करता है. पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. A company is which is required to constitute an audit committee, ठीक है, अंडर सेक्शन 177, ठीक है, अंडर सेक्शन 177, जिनको ऑडिट कमिटी बनाने का कॉन्सेप्ट है. कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, उसमें ऑडिट कमिटी डिसाइड करेगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा. मतलब जिसके पास ऑडिट कमिटी बनाने का राइट है, उसके केस में ऑडिट कमिटी डिसाइड करेगा ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा. ओह सॉरी सर, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड सर, रुको. यस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ऑडिट कमिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द फार्म, मतलब जो पर्टिकुलर फार्म को मिल रहा है, चार्टर्ड फार्म को, जैसे यहाँ पर राम्स एंड एसोसिएट को मिल रहा है. आपने देखा अदानी के केस में डेलॉयट एंड हैस्किंस को मिला है, जो फेमस चार्टर्ड बिग 4 चार्टर्ड फार्म में से एक है वर्ल्ड का. ठीक है, कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, वही अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडरेशन बताता है कि क्यों इसको मिलेगा या क्या नहीं, क्यों नहीं. एक कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, अगर किसी के पास सेक्शन 177 का पावर नहीं है, जो ऑडिट कमिटी नहीं बना सकता, उस केस में क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बताएगा कि ऑडिटर को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए. उस सेम केस, ठीक है, ऑडिटर एंड सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस commensurate with size and requirement of the company. It shall have regard to any order or pending proceedings relating to professional matters. देखो सर, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है. बड़ा बिजनेस के केस में नॉर्मली बिग 4 ज्यादा दिखता होगा आपको. ये जो भी आपको मैं यहाँ दिखा रहा था अभी, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर क्या शो हो रहा था, यहाँ पर आपको ज्यादातर केस में डेलॉयट एंड हस्किंस दिखा है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म डेलॉयट एंड हस्किंस. मैं आपको दूसरा और भी ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूँ, एक सेकेंड मुझे मिल जाए तो. टाटा का भी मेरे पास था एक, देखते हैं सर, रुको. टाटा, एक सेकेंड, अमरन, बहुत सारा ऑडिट रिपोर्ट था मेरे पास अभी. अदानी में दिखा रहा हूँ आपको, JLR, हाँ, जैगुआर लैंड रोवर, इसका भी एनुअल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं हम लोग. ये देखो सर, ये जैगुआर लैंड रोवर का जो पार्ट है इंटरनेशनली है, इसका भी एनुअल रिपोर्ट. मोस्ट प्रोबेबली इसके केस में कौन है ऑडिटर, देख लेता हूँ सर, अभी रुको. मतलब आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस के केस में थोड़ा बड़े बड़े फार्म को ज्यादा मौका मिलता है. इसका KPMG है सर. देखो तो सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये भी देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा मोटर्स का ही है ना, जानते होंगे आप लोग. दिखाई दे रहा है क्या, हेलो. हाँ सर. ये देखो क्या लिखा है, साइमन हेडिन जोन, सीनियर स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ KPMG LLP स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ये एक्चुअली इंडिया में लिस्टेड कंपनी के हिसाब से नहीं हुआ है, ये इंग्लैंड में लिस्टेड कंपनी के हिसाब से हुआ है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1 स्नो हिल क्वींसवे ब्रिमिंगहम B4 6GH. ठीक है, इंटरनेशनल है. टाटा मोटर्स का ही एक विंग है, टाटा जैगुआर एंड लैंड रोवर, आप देख सकते हो, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट में है सर, सिमिलर कॉन्सेप्ट. इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे भी वर्ल्ड लेवल में दुनिया के हर जगह में काम कर सकता है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ. अच्छा, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, पॉइंट इज वेरी सिंपल. ऑडिटर अपना रिपोर्ट दिखाएगा, और बड़े कंपनीज के केस में नॉर्मली थोड़ा जो लार्ज कंपनीज होता है, जिसका मैनेजमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग है, वैसे लोगों को ज्यादा मौका मिलता है, तो वो डिसाइड करता है. अच्छा, it shall have regard to any order or pending proceeding relating to professional matters of conduct against the
proposed auditor before the Institute of Chartered Accountants of India or any competent authority or any court. मतलब अगर किसी का कुछ भी रिलेटेड मैटर्स में कुछ भी पेंडिंग वगैरह है तो वो सब चीजें देख लिया जाएगा, मतलब अपॉइंट देने से पहले आईसीआई के पास कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, किसी कोर्ट के सामने कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. इट मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट. मतलब ऑडिटर डायरेक्टर किसी को भी अपॉइंट करने से पहले किसी भी मैटर पे ऑडिटर को मतलब पूछताछ कर सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन आप सबमिट कीजिए बिफोर टेकिंग ऑडिट. ठीक है, लेकिन ऑडिटर टोटली इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कंपनी को ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, मस्ट है. ठीक है, अगर वो कंपनी है तो ऑडिट उसके लिए मस्ट है. कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में एक कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, उसमें ऑडिट कमिटी जरूरी है. और एक कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, उसके केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है. दोनों केस में आप एक चीज देखना, द कमिटी शैल रिकमेंड द सेम नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और ए फर्म और एज एन ऑडिटर टू बोर्ड फॉर कंसिडरेशन. और बोर्ड के केस में द बोर्ड शैल कंसिडर एंड रिकमेंड एन इंडिविजुअल और ए फर्म, या तो इंडिविजुअल ऑडिटर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑडिट फर्म भी हो सकता है, दोनों को वो रिकमेंड कर सकता है. कहाँ रिकमेंड करेगा? इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट, एजीएम में अपॉइंटमेंट के लिए बोलेगा, फर्स्ट एजीएम में ही बोलेगा. ठीक है, पहला एजीएम का एंड पे ही वो बोलेगा कि भाई इनको हम रिकमेंड करते हैं, चाहे आप ऑडिट कमिटी के थ्रू से करो या बोर्ड के थ्रू से करो. एक पॉइंट ध्यान से सुन लो, कंपनीज दैट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, दैट इज सेक्शन 177 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कंपनीज एक्ट में. फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑडिट कमिटी, read with companies rule, the board of directors of every listed company, the board of directors of every listed companies, listed मतलब sir listed means share market listed. शेयर मार्केट लिस्टेड. थैंक यू सर. जैसे मैं आपको अभी अलग अलग शेयर दिखा रहा ना, ये अदानी गैस दिखा रहा था, टाटा मोटर्स दिखा रहा था, दे आर स्टॉक मार्केट लिस्टेड. ठीक है, जैसे कि हमारे देश में जो फेमस जो एक्सचेंज है वो क्या है? एक सेंसेक्स है और एक निफ्टी है. ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी. तो ये सेंसेक्स में लिस्टेड हो सकता है, निफ्टी में लिस्टेड हो सकता है. बेसिकली बीएसई एनएसई में लिस्टेड कंपनीज का बात कर रहे हैं. इवन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो लिस्टेड. ओके, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को भी हम लोग इंडिया का लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में से मानते हैं, बट हाँ वो एक्टिवली ऑपरेट नहीं करता लाइक बीएसई एनएसई. ठीक है सर. The board of director of every listed public companies and the following classes of companies shall constitute an audit committee. Please point to be noted, very very interesting point. All public companies, अगर वो public company है with a paid up capital of 10 crore or more, अगर पब्लिक कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल, मार्केट में जो पूंजी उसने लगा के रखा है, पेड अप जिसको मिला है, एक्चुअली जो पूंजी उसको पेड अप करके शेयर होल्डर वगैरह से मिला है, अगर वो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसको ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी है. ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ द 100 करोड़ रुपीज और मोर, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर मतलब सेल 100 करोड़ से ज्यादा जाता है तो उसे भी ऑडिट कमिटी बनाना एज पर सेक्शन 177 मैंडेटरी है. ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग एन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, टोटल या बाकी लोन और बोरोइंग्स और डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स के बारे में हम लोग कंपनी लॉ में पढ़े हैं सर. अगर डिपॉजिट्स हो, डिवेंचर्स हो, लोन्स हो, बोरोइंग्स हो, आउटस्टैंडिंग हो, एग्रीगेट में हो, 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उसे भी ऑडिट कमिटी देना जरूरी है. द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स और डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स as the case may be as existing on the date of last audited financial statement shall be taken into account for the purpose of this rule. लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पेड अप कैपिटल का बात हो तो 10 करोड़ से ज्यादा पब्लिक कंपनीज के केस में, अगर पब्लिक कंपनीज है 100 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, तो अगर पब्लिक कंपनी है उसका आउटस्टैंडिंग और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिवेंचर, डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है, सारा का सारा लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मींस करंट डेट में हम लोग अदानी का चेक कर रहे हैं ना, करंट डेट में हम लोग अदानी का चेक कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा ये हमें पीएल में, बैलेंस शीट में और कंपनी का जो भी फाइनेंशियल डेटा है वहीं से पता चल जाता है कि कंपनी का टर्नओवर. जैसे अगर आप इस कंपनी का टर्नओवर देखना चाहते हो, ये किसका है? ये अदानी का है. सेल देख लो सर, इसका सेल देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, इसका प्रॉफिट ही तो है 6000 करोड़, तो ये तो चुपचाप ऑडिटर लगाएगा, सेल्स तो छोड़ो. और बोरोइंग्स वगैरह भी आपको दिख जाएगा,
बैलेंस शीट में जाने से। ये देखो सर, बोरोइंग कितना बोला था, 50 करोड़ से ज्यादा। इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर आपको बोरोइंग दिखाई दे रहा है सर, देखो तो अदानी का बहुत बोरोइंग है सर। ये बोरोइंग देखो सर, 32,000 करोड़, 32,935 करोड़ का बोरोइंग है, बहुत ज्यादा। तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। अरे सर आप लोगों को समझ आ रहा है? है दादा। if the board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall further recommend the appointment of an individual or a firm as an auditor of the to the members in the AGM। अगर वो एग्री करता है तो। if board disagrees, अगर बोर्ड डिसएग्री करता है with the recommendation of the audit committee, audit committee का बाद बोर्ड को पसंद नहीं आया, तो it shall refer back the recommendation to the committee for reconsideration citing reasons। हाँ, अगर प्रॉपर मतलब किसको ऑडिटर में रखना है नहीं रखना है, अगर कमिटी ने बताया, बोर्ड बोल रहा है कि नहीं हम लोग नहीं मान रहे हैं, आप इसको रिकंसिडर कीजिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रीजन दिखाना होगा। इफ ऑडिट कमिटी आफ्टर कंसिडरिंग रीजंस गिविंग बाय द बोर्ड, जो बोर्ड ने रीजन दिया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में, decides not to consider its original recommendation, the board shall record reasons for its disagreement। रिकॉर्ड को मतलब रिकॉर्ड कर सकता है कि डिसएग्रीमेंट क्यों किया था with the committee and send it its own recommendation for consideration of the members in the AGM। and if the board agrees, अगर बोर्ड ने एग्री कर लिया with the recommendation of the audit committee, it shall place the matters of consideration by members in the AGM। तो वो मेंबर के सामने AGM में बात को उठाएगा। अगर बोर्ड और कमिटी के बीच में, ठीक है, बोर्ड और कमेटी के बीच में अगर लड़ाई होता है तो बात एजीएम में उठेगा और वहां पर वोट होगा। चलो देखते हैं एग्जांपल्स। ऑडिट कमिटी रिकमेंडेड केपीएम एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ सूर्य सोलर लिमिटेड, टू द बोर्ड ऑफ सूर्य सोलर लिमिटेड। However, board of the company disagreed with the recommendation of the audit committee। ऑडिट कमिटी के रिकमेंडेशंस को बोर्ड को पसंद नहीं आया। इन सच कंडीशंस बोर्ड शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट। कि क्यों आप डिसएग्रीमेंट हो, उसके पीछे आप रीजन दिखाओ। कमिटी ने बताया कि केपीएम एंड एसोसिएट्स को रिकमेंड अपॉइंट करना चाहिए, बट अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं करना चाहिए तो बोर्ड कमिटी को बता सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन पे हमें केपीएम एसोसिएट्स को अपॉइंट नहीं करना है। बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड, द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का रिटन कंसेंट टू सच अपॉइंटमेंट एंड ए सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सब कुछ एज पर कंडीशंस हुआ है कि नहीं। कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू द रजिस्ट्रार, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अपॉइंटमेंट का कंडीशंस क्या है और उसके रिगार्डिंग रजिस्टर को नोटिस भी भेजना है आरओसी को। As per the section second provision of 139 subsection 1, read with rule 4 stipulate that written consent of the auditor must be taken before appointment। The auditor appointed shall submit a certificate। ठीक है, the individual or the firm, individual भी हो सकता है, कोई chartered firm भी हो सकता है, as the case may be, is eligible for appointment and then is not disqualified for appointment। मतलब किसी भी तरह का disqualifications किसके अगेंस्ट में, या तो सीए एक्ट के अंडर में उसने कोई गलती ना करके रखा हो, किसी भी तरह का गिल्टी डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे रामालिंगम राजू का जो केस था सत्यम कंप्यूटर्स में, वहां पर पीडब्ल्यूसी का प्रॉब्लम था और उसके बाद पीडब्ल्यूसी को सजा भी मिला था, पीडब्ल्यूसी जो एज ए फार्म भी मिला था, और पीडब्ल्यूसी का जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके अंदर था, ठीक है, वो भी, उनको भी सजा मिला था, उनको भी सजा अभी भी मिल रहा है सर। देखते हैं सर पीडब्ल्यूसी का स्कैंडल, पीडब्ल्यूसी स्कैंडल, ये देखो सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। द फ्रॉड एट Satyam Computers service came to light on January 8, 2009 after the company's founder Raju publicly admitted to cooking the books to the tune of 5,004 crore over a period of time, shocking the global corporate community। A SEBI proof had found that scam was much larger, 5,004 करोड़ नहीं 7,800 करोड़, ठीक है। और इसमें जो ऑडिटर थे दैट इज पीडब्ल्यूसी, तो फिर पीडब्ल्यूसी को तो पता होना चाहिए था सब कुछ, फिर भी पीडब्ल्यूसी बताया क्यों नहीं, फिर भी पीडब्ल्यूसी ने बताया क्यों नहीं, या पीडब्ल्यूसी का जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उसने बताया क्यों नहीं। अब बात को आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर, कि जो भी होगा उसको तो ऑनेस्टी रखना पड़ेगा ना, तभी तो ऑडिटर को रखा जा रहा है।
ऑडिटर पे दुनिया भरोसा करते हैं, और अगर ऑडिटर ही धोखा दे तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगा ना। इसीलिए सर बहुत बड़ा सजा मिला है। ऑडिटर पीडब्ल्यूसी को भी बैन किया गया था, पीडब्ल्यूसी को इंडिया में काफी दिनों के लिए बैन किया गया था। और पीडब्ल्यूसी के साथ साथ पीडब्ल्यूसी का जो भी मेंबर्स थे, मतलब जो भी इंडियन चार्टर्ड थे, उन्हें भी लाइफ लॉन्ग जेल और लाइसेंस छीन लिया गया सर। तो ये सब चीजें आप जितना ऐसे पीडब्ल्यूसी का ऑफिस है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में, इतना बड़ा कंपनी होके देखो इनका तो गलती है ही कि इनका मैनेजमेंट फेलियर हो गया, कि इनके पास करप्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट चला गया था। लेकिन सर खबर तो होना चाहिए ना, खबर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बिकॉज कहीं एक कंट्री में प्रॉब्लम तो पूरा दुनिया भर में प्रॉब्लम। आप समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ इसका ऑफिस है। देखो आप देख सकते हो, एक एक कंट्री में प्रॉब्लम मतलब पूरा 157 कंट्रीज में 800 ऑफिस है इसका। कायरो इजिप्ट, मिद्रन जोहानिसबर्ग, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, लॉस एंजल्स पेरू, ओस्लो, टोक्यो, पोलैंड, ऑकलैंड, सिडनी, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। आप समझ सकते हो। तो इतना बड़ा एक फार्म होके पीडब्ल्यूसी किस तरह से जब भी कोई भी खबर मार्केट में निकल जाएगा, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा। ये देखो सर, इंडियन कंपनी स्कैंडल्स इन 2007 इंडिया's अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एजेंसी ICI फाउंड पार्टनर्स PwC guilty for professional negligence is under providing for non performing assets of now defunct Global Trust Bank. This led to RBI banning PwC from auditing any financial company for over a year. एक साल तक PwC को बैन करके रखा था। PwC was also associated with the accounting scandal in India-based DSQ Software, which collapsed in 2003. आप लोगों को सभी चीज में बता इसलिए रहा हूं बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट इट विद दिस थिंग्स कि प्रॉब्लम हो सकता है, होता भी है। इतने बड़े दुनिया में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा सर। अगर धर्म है तो अधर्म भी है, लेकिन अधर्म को नाश करना भी जरूरी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। है दादा। एग्जैक्टली सर। Proposed appointment is as per the term provided under the Act. The proposed appointment is unique with the limit laid down by or under the authority of the Act. The list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters to of conduct as disclosed in the certificate is true or correct. जो भी है, जो भी कंपनी के बारे में है, फर्म के बारे में है, उसको बताना चाहिए ऑडिट से पहले। वो भी लिखित बताना पड़ेगा, रिटन डॉक्यूमेंट्स में। The certificate also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141. 141 provides provisions on eligibility, qualification and disqualification of auditor, which will be discussed later. Obviously मैं आगे बात करता हूँ। सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑडिटर की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन टू ऑडिटर, further the company shall inform the concerned auditor for of his or its appointment and also file a notice in form ADT1, auditor 1, ADT बोलते हैं, of such appointment with the register within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. आप समझ रहे हो। The company shall inform the concerned auditor of his or its appointment AGM के बाद और also file a notice of such appointment with the register, मतलब रजिस्टर को बताना पड़ेगा ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद within a 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. Their appointment includes reappointment also. Appointment means reappointment, मतलब every year या 5 साल के बाद अब जब फिर से reappoint कर रहे हो तब भी आपको बताना पड़ेगा 15 दिन के अंदर कि भाई हमने इनको ऑडिटर के तौर पे कंपनी में अपॉइंट किए हैं। एडीटी 1 में बताना पड़ता है, किसको, कंपनी को बताना पड़ता है। कहाँ रजिस्टर में बताना पड़ता है, आरओसी को। बोलो बोलो सर बोलो, क्लियर हो रहा है ना ऑडिटर का खेल। तथा बॉल বোঝা যাচ্ছে नंदिनी, दीक्षा, ज्योति, आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी। Yes, sir. ओके सर। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी बहुत पुराना नहीं है, अथॉरिटी नया नया ही बना है। ये ऑडिटर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही NFRA बनाया गया सर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स 2008। NFRA rules, as per rule 3 subsection 2 of NFRA rules, every existing body corporate
other than a company governed by NFRA rules shall inform the National Financial Reporting Authority within 30 days of the commencement of the NFRA rules in the form NFRA 1. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक ऐसे अथॉरिटी है कि जिनको हर चीज के बारे में इन्फॉर्म होना जरूरी है. तो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑडिटर एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एनएफआरए रूल्स, ऑडिटर के बारे में एनएफआरए को बताना जरूरी है. According to rules 3 subsection 3 NFRA rules, every body corporate other than a company as defined in clause 20 of section 2 of the act formed in India and governed under NFRA rules shall within 15 days of appointment of an auditor subsection 1 of section 139 inform NFRA 1 the particular of the auditor appointed by such body corporate, मतलब जो भी कंपनी ऑडिटर को रखा है, provided that a body corporate governed under clause E sub rule 1 NFRA rule shall provide details appointment of its auditor in form NFRA 1. ठीक है, बेसिक बात है. ये NFRA 1 फॉर्म में NFRA को बताना पड़ेगा ये ऑडिटर जो भी हुआ है. कौन बोलेगा? पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी बताएगा. किसको? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, कि भाई हमने इनको ऑडिटर के तौर पे रखा है. ये सब स्कैंडल वगैरह होने के बाद ना एनएफआरए का बेसिकली 2018 में आया. आप देख पा रहे हैं ना सर, ये सब सत्यम वगैरह सब कुछ होने के बाद सब एकदम बावला हो गया, मुश्किल बढ़ गया. 7,000 8,000 करोड़ का स्कैम. अभी और भी स्कैम है, अब इसका भी तो खबर अभी तक प्रॉपर्टी सामने नहीं आ रहा है. ये जैसे गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, इतना बड़ा बड़ा स्कैम होता कैसे है ना. किसी को तो पता सब चीज होता है, ऑडिटर को सब पता होता है, तो फिर ऑडिटर बोलते क्यों नहीं है. Section 139 subsection 2 provides that listed companies and other prescribed class or classes of companies except 1% companies and small companies, OPC को छोड़ के और small companies को छोड़ के, Section 139(2) provides that every listed companies and other prescribed class or classes of companies shall not appoint or reappoint किसको? An individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive years. मतलब एक ऑडिटर मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है. एंड अगर ऑडिट फर्म है तो मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स रह सकते हैं. मतलब 5 साल का 2 टर्म वो पूरा कर सकता है. 5 साल का 2 टर्म एक फर्म के तौर पे हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल के तौर पे एक ऑडिटर 5 साल तक ही एक ऑडिट फर्म में रह सकता है. ये बात कंपनी, स्मॉल कंपनीज और ओपीसी के लिए लागू नहीं होता है. Rule 5 of the Companies Audit and Auditors Rule 2014 has prescribed the following classes of companies for the purpose of section 139(2). देखो सर, अगर कंपनी लिस्टेड है तब तो है ही, उसको तो करना ही पड़ेगा. ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो कंपनी पब्लिक लिस्टेड नहीं है लेकिन जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है. कंपनी पब्लिक लिस्टेड या शेयर मार्केट लिस्टेड नहीं है लेकिन उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है. ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ और मोर. ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट इन 2 and 3 above but having borrowings of from financial institutions, मतलब मार्केट में लोन है इनका, बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट है इनका 50 करोड़ से या 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा. तो सिंपल बात हो गया सर, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर कोई कंपनी है प्राइवेट या मतलब अनलिस्टेड है जिसका बोरोइंग है मार्केट में 50 करोड़ से ज्यादा, तो इनको भी ऑडिटर का सेम रूल फॉलो होता है. लाइक इंडिविजुअल के लिए 5 साल और ऑडिट फर्म के लिए 10 साल तक वो ऑडिट के लिए रह सकता है. एक कूलिंग पीरियड का दिया हुआ सर. कूलिंग पीरियड मींस एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म. एक इंडिविजुअल ऑडिटर, सपोज मानो कि चौथा एक फर्म में ऑडिटर है, उसका टर्म कंप्लीट हो गया है, दैट इज 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स किसी फर्म में, कंपनी में कंप्लीट हो गया है, shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of his term. मतलब अगला 5 साल तक वो सेम कंपनी में ऑडिटर के तौर पे नहीं आ सकता. और अगर ऑडिट फर्म का बात है which has completed its term, that is 2 terms of 5 consecutive years, shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of the such term. सर एक बात ध्यान से देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो तब भी आपका 5 साल का ही कूलिंग पीरियड, मतलब 5 साल ऑडिट कंप्लीट होने के बाद अगला 5 साल तक आप सेम कंपनी में एज एन ऑडिटर नहीं आ सकते. सिमिलर केस ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑडिट फर्म ऑल्सो, बट ऑडिट फर्म के केस में आपको 2 कंसेक्यूटिव टर्म मिलता है, मतलब लगातार एक तरह से बोल सकते हैं 10 साल.
बट 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एक टर्म कंप्लीट होने के बाद फिर से रीअपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जब उसका कूलिंग पीरियड का बात आता है तो दैट इज नॉट 10 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स नहीं, ओनली 5 ईयर्स द कंप्लीशन ऑफ सच टर्म। मतलब बेसिकली दोनों केस में जो कूलिंग पीरियड है रीअपॉइंटमेंट होने का 5 साल का ही कूलिंग पीरियड है, चाहे आप इंडिविजुअल ऑडिटर के तौर पे काम करो या ऑडिट फर्म के तौर पे काम करो। एक एग्जांपल देखते हैं सर, और इस कूलिंग पीरियड को भी समझ लेते हैं। XYZ Limited, which is listed company, appoint individual Mr. Raghav as an auditor. Mr. Raghav as an auditor in its AGM dated 29 September 2016. Mr. Raghav will hold office of auditor from the conclusion of this meeting up to conclusion of 6th AGM. That is 5 साल का जो है पहला AGM से लेके 6th AGM के एंड तक, ठीक है। That is AGM to be held in the year 2021, मतलब 2016 में हुआ था 9 सितंबर को, फिर नेक्स्ट AGM होने वाला है 2021 को। Now as per subsection 2, Raghav shall not be reappointed as auditor in XYZ Limited for further term of 5 years. That is, he cannot be appointed as an auditor in XYZ Limited up to year 2026. बोलो सर, समझ में आया ये एग्जांपल? राघव का खेल समझ में आया? हाँ ज्योति, रोशनी, चौथा बोलो, राघव का खेल समझ में आया कि नहीं? है दादा। मुझे सबका साउंड नहीं मिल रहा है। 5 ইয়ার্স তো স্যার টার্মটা থাকতে হবে, কিন্তু 5 ইয়ার্স এর আগেও তো রিমুভালের ইয়ে हाँ 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 हाँ, वो तो स्पेशल कंडीशंस में हो सकता है। टर्म 5 साल का है, आप इसके अंदर बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो निकाल सकते हैं ना, उसको आगे पढ़ेंगे सर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का केस है, उसमें बताऊंगा मैं, समझ रहे तो था। हाँ सर। सिमिलरली अब बात आ जाता है राघव एंड एसोसिएट्स का। यहाँ पर राघव कौन है? यहाँ पर राघव नहीं है, यह राघव का फार्म है, ये ऑडिट फार्म है। इन इट्स AGM 29 September 2016, Messrs. Raghav and Associates will hold office from the conclusion of this meeting up to conclusion of 6th AGM to be held in the year 2021. Now, as per the subsection 2, Messrs. Raghav and Associates can be appointed or reappointed as an auditor for one more terms, that is वो 2026 तक रह सकता है as a firm. It shall not be reappointed as an audit firm into XYZ Limited to for further term of 5 years, that is 2026 के बाद 2031 तक उसका कूलिंग पीरियड रहेगा। मतलब 2026 के बाद 2031 तक वो XYZ लिमिटेड में ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑडिट फार्म नहीं आ सकता। मतलब ये मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स एज ए फार्म 10 साल तक ऑडिटर रह सकते हैं, एज ए फार्म रह सकता है। इंडिविजुअल के केस में 5 साल, बट फार्म के केस में 10 साल। पर 2026 के बाद 2031 तक राघव इस पर्टिकुलर फार्म में, मतलब राघव एंड एसोसिएट्स 5 साल का एज ए फार्म XYZ का ऑडिट का काम नहीं ले सकता। आई होप क्लियर है सर? एनी डाउट हो तो पूछो सर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बोलो सर, किसी को कोई डाउट है क्या? ऑडिटर का कॉन्सेप्ट, ऑडिटर फार्म का कॉन्सेप्ट, कितना कितना दिन तक ऑडिट कर सकते हैं? बोलो सर, बोलो। नंदिनी बॉल বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। ज्योति, दीक्षा का आवाज नहीं आ रहा है, दीक्षा है नहीं क्या? ज्योति बोलो, समझ में आ रहा है ज्योति? यस सर। ओके, प्रियतमा क्लियर है ना? हाँ सर। Further, as on the date of appointment, no audit firm having a common partner or partners. As on the date of appointment, no audit firm having a common partner or partners to the other audit firm. मतलब मानो कि किसी दूसरे ऑडिट फर्म के साथ पार्टनरशिप के काम कर रहा था, ऐसे जॉइंट ऑडिट होता है सर। Whose tenure has expired, जिसका tenure expired हो गया in a company immediately preceding the financial year, shall be appointed as an auditor of the same company for a period of 5 years. सर मतलब Messrs. Krishna and Associate is an audit firm having 2 partner, namely Messrs. Krishna and Mr. Shyam. ध्यान से सुनिएगा। Mr. Shyam is also a partner of another audit firm named Messrs. Kukreja and Associates. मतलब एक ही चार्टर्ड है, बट दोनों फर्म में पार्टनर है। Messrs. Krishna and Associates was appointed as the auditor in the company Golden Smith Limited. कौन? Messrs. Krishna and Associates Golden Smith में पार्टनर बना है फॉर 2 कंसेक्यूटिव पीरियड। फार्म है तो 2 कंसेक्यूटिव तक कर ही सकता है।
5 साल का, that is from the year 2016 to year 2026. Now if Goldsmiths Limited wants to appoint Mrs. Kukreja and Associate as its audit firm, अगर Goldsmiths अभी चाहते हैं कि कृष्णा का हो जा रहा है, अब मैं कुकरेजा को दूंगा ऑडिट का काम, इस ऑडिट फर्म, इट कैनॉट डू सो बिकॉज ये नहीं कर सकता, बिकॉज मिस्टर श्याम इज द कॉमन पार्टनर बिटवीन बोथ द ऑडिट फर्म। मिस्टर श्याम जो है वो कृष्णा एंड एसोसिएट्स का भी मेंबर है, पार्टनर है, और वो कुकरेजा का भी पार्टनर है। तो क्योंकि श्याम कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के तरफ से, तो फिर ये पर्टिकुलर जो कंपनी है गोल्डनस्मिथ लिमिटेड, ये कुकरेजा को ऑडिट के लिए नहीं दे सकता अपॉइंटमेंट। दिस प्रोहिबिशन इज ओनली फॉर 5 years, ये प्रोहिबिशन 5 साल के लिए है, दैट इज अप टू 2031। आफ्टर 5 years गोल्डनस्मिथ लिमिटेड में अपॉइंट मिसेस कुकरेजा एंड एसोसिएट्स और मिसेस कृष्णा, किसी को भी ले सकता है ऑडिटर के तौर पे, बिकॉज वी ऑल नो कि कंपनीज के फार्म के केस में 5 साल का ही कूलिंग पीरियड है। बोलो सर, एक ही पार्टनर दोनों फार्म में पार्टनर है, एक पार्टनर, जैसे कि मिस्टर श्याम कृष्णा एंड एसोसिएट्स में भी है, मिस्टर श्याम कुकरेजा में भी है। तो करेंटली कृष्णा एंड एसोसिएट्स गोल्डनस्मिथ का ऑडिट कर रहा है, गोल्डनस्मिथ का ऑडिट में करेंटली कौन है, कृष्णा एंड एसोसिएट्स, जिसका ऑडिटर कौन है, मिस्टर श्याम। अब गोल्डनस्मिथ चाहते हैं कि 2026 के बाद मैं कुकरेजा को ऑडिट के लिए दूंगा, बट नहीं दे सकता, क्योंकि श्याम जो है, मिस्टर श्याम जो है, वो दोनों फार्म में कॉमन चार्टर्ड है। अब ऐसे केसेस में कुकरेजा को नहीं अपॉइंट कर सकता मिस्टर गोल्डनस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड या गोल्डनस्मिथ लिमिटेड, कर सकता है 5 साल का कूलिंग पीरियड के बाद। और मजा का बात है कि 5 साल बाद कुकरेजा को लो या कृष्णा को लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कूलिंग पीरियड फॉर फार्म 5 साल ही है। बोलो सर, क्लियर है? क्लिनिक ऑल क्लियर, क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो, बोलो सर। तथा है सर, रोजा कैसे? है सर। ओके सर, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। व्हाट इज दिस ट्रांजिशनल पीरियड? एवरी कंपनी existing on or before the commencement of this act which is required to comply with the provisions as mentioned in the above points A and D, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, that is provision of this subsection shall comply with those provisions within a period which shall not be later than the date of the first AGM of the company held within the period specified under subsection 1 of section 96 after 3 years after the date of commencement of this act. It also provides that nothing contained in above mentioned points A to D, that is subsection, shall prejudice with the right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign from such office of the company. मैं आपको आगे एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूँ ट्रांजिशन पीरियड बेड़ा। इसमें एक पॉइंट आएगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 एंड 4। एंड एक सेकंड रुको सर, एक एग्जांपल था, मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑडिटर आ जा रहा है, रिटर्न में बाद में आता हूँ सर, रुको। मतलब बेसिकली यहाँ पर ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब ये कहना चाहता है सर, मैं मुझे ट्रांजिशनल का एक एग्जांपल है, अभी नहीं मिल रहा है, मैं बाद में बताता हूँ। मतलब कहता है कि सर एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब दिस पर्टिकुलर ऑडिटर्स एक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन एज मेंशन इन अबव मेंशन पॉइंट्स A to D में जितना पॉइंट बोला हुआ है उसके साथ उसको कंप्लाई होना पड़ेगा। That is provision of this subsection shall comply with those provisions which a period which shall not be later than the date of first AGM, फर्स्ट एजीएम के बाद जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से होना पड़ेगा, हेल्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 96 के हिसाब से होना पड़ेगा आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये ऑडिट एंड ऑडिटर का रूल्स का जो भी एक्ट है 3 साल के अंदर भी इसको मेंटेन करना पड़ेगा। It is also provided that nothing contained in above mentioned points A to D, that is subsection, shall prejudice with right of the company to remove an auditor or the right of an auditor to resign from such office of the company। मतलब इसमें
ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो राइट एंड इसके बारे में आगे बात करता हूं मैं कि किस तरह से मतलब उसका ऑडिटर का राइट छीना जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसके लिए आपको थोड़ा रोटेशन ऑफ ऑडिटर की समझना पड़ेगा। 139(3) एंड 4 मैं ये सब थोड़ा बता दूं, फिर आपको ट्रांजिशन फिर से समझ में आ जाएगा। Members of a company may resolve to provide that in the audit firm appointed by them, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members. कैसे? The audit shall be conducted by more than one auditor. कोई भी कंपनी का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट may by rules prescribe the manner in which the company shall rotate the auditor. सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका रूल है, वहां पर वो भी ऑडिटर को रोटेट करता है। Manner of rotation by the companies on expiry of their term as provided under the Companies Audit and Auditors Rule 2014. The audit committee shall recommend to the board the name of an individual auditor or an audit firm who may replace the incumbent auditor on expiry of the term of such incumbent. Where a company is required to constitute an audit committee, जहां पर कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी है। और आप लोगों को पता है सर, ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 के हिसाब से किसको किसको बनाना जरूरी है। द बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी। बोर्ड को कमिटी का रिकमेंडेशन नॉर्मली मानना पड़ता है। इन अदर केसेस द बोर्ड शैल इटसेल्फ कंसिडर द मैटर। जहां पर कमिटी नहीं है वहां बोर्ड ही डिसाइड करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है वहीं पर डिसाइड होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड मेक्स इट्स रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। सिंपल बात है। फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, मैं आपको कंक्लूजन अभी करता हूं पॉइंट को। In case of an auditor where an individual or a audit firm, the period for which the individual or the firm has held office as auditor prior to the commencement of the act shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive years or 10 consecutive years as the case may be. जैसे कि हम लोगों ने देख के आया अभी कि 5 साल 10 साल का खेल कैसे हो रहा है। द इनकमिंग ऑडिटर, जो ऑडिटर कंपनी के आ रहा है ऑडिट करने, और ऑडिट फर्म shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network of audit firm. ये तो आपने अभी देखा कि अगर सेम नेट मतलब कॉमन ऑडिटर आ जाता है तो फिर उसमें उसको मौका नहीं मिलता है। द टर्म सेम नेटवर्क इंक्लूड्स द फर्म ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग हियर और इन फ्यूचर अंडर द सेम ब्रांड नेम, लाइक पीडब्ल्यूसी हो, केपीएमजी हो, ट्रेड नेम या कॉमन कंट्रोल है उनका। ठीक है, ऐसे केस में अगर कोई भी कॉमन नाम आ जाए तो फिर जैसे मिस्टर श्याम के केस में हम लोगों ने देखा। For the purpose of rotation of auditors, a break in the term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement. ये भी हम लोगों ने देखा। If a partner who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statement of the company retires from the said firm and joins another firm of chartered accountant, such other firm shall also be ineligible to be appointed for a period of 5 years. Point to be noted, sir. Suppose मानो कि रोशनी एक फर्म में चार्टर्ड है, ठीक है, प्रियतमा एक फर्म में चार्टर्ड है। प्रियतमा का एक अलग फार्म है, रोशनी का अलग है। अब रोशनी एक फार्म में था, ठीक है, अब रोशनी अपना फार्म में रिटायर करके दूसरे फार्म में जा रहा है। तो अगर रोशनी दूसरे फार्म में जा रहा है तो वो वाला फार्म को भी ना अगला 5 साल तक उस पर्टिकुलर कंपनी ऑडिट करने के लिए नहीं दे सकता। मतलब उसको भी कॉमन ऑडिटर माना जाएगा, चाहे आप रिटायर करके भी क्यों ना जाओ। आप लोग बात समझ रहे हो सर? मतलब रिटायर करके जाने से आप ऐसे बोल सकते हो कि करेंटली मैं दोनों फार्म में ऑडिटर नहीं हूं, बट फिर भी रूल कहता है कि अगर आपका कनेक्शन हो गया एक बार तो फिर अगला 5 साल तक तो आपको कूलिंग रखना ही पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस को मैं आपको कुछ इस तरह से समझा सकता हूं। देखो, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स फॉर विच एन इंडिविजुअल ऑडिटर has been functioning as auditor in the same company, number of consecutive years for which an individual auditor has been functioning as auditor in the same company in the first AGM held after the commencement of provision of section 139 subsection 2। देखिए सर, अगर वो इंडिविजुअल है तो फिर 5 years और मोर देन 5 years हो सकता है, ठीक है। Number of consecutive years for which an individual auditor has been functioning as the auditor in the same company in the first AGM held after the commencement of section provision of section 139 subsection 2। पहला केस है कि 5 साल या उससे ज्यादा, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। Maximum number of consecutive years for which he may be appointed in the same company including transitional period कहते हैं सर 3 साल।
यहाँ पर फिर से कहते हैं 3 साल, ये भी बोलते हैं 3 साल। दिस इज ऑल्सो 3 years एंड 4 years। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या खेल है। और यहाँ पर कहता है सर एग्रीगेट पीरियड विच द ऑडिटर वुड कंप्लीट, aggregate period which the auditor would complete in the same company in view of the column 1 and 2, this here 5 साल, इधर यहाँ पर 3 साल, ये ट्रांजिशनल पीरियड लेके टोटल 8 साल या उससे ज्यादा, 4 + 3 7 साल, 3 + 3 6 साल, 2 + 3 5 साल, 1 + 4 5 साल। तो एग्रीगेट पीरियड विच द ऑडिटर वुड कंप्लीट इन द सेम कंपनी इन व्यू ऑफ कॉलम 1 and 2, तो दोनों मिला के एक इंडिविजुअल ऑडिटर किसी फर्म में मैक्सिमम इतना सालों तक रह सकता है। अब कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव इयर्स फॉर विच ही मे बी अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी इंक्लूडिंग ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड आपको मेनली कितना मिल रहा था, 3 साल तक मिल सकता है। 5 साल के बाद एक्स्ट्रा 3 साल हो सकता है, 4 के बाद 3 साल तक जा सकते हो, 3 के बाद 3 साल और जा सकते हो, 2 के बाद 3 जा सकते हो और 1 के बाद भी 4 जा सकते हो। हर केस में आपने मैक्सिमम कितना लिया, 8 साल और मोर, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 5 साल। तो पूरा खेल क्या है, इंडिविजुअल ऑडिटर्स आर इंक्लूड other individuals or firms whose name or trademark or brand is used by such individual. Consecutive years shall mean all the preceding financial years for which the individual auditor has been the auditor until there has been a break by 5 years or more. मतलब ये कंसेक्यूटिव का मतलब जब तक 5 साल का कूलिंग पीरियड नहीं आ जाता तब तक ये चलता जाता है। तो ये है इंडिविजुअल का केस, सेम टू सेम यहाँ पर आपको बोला है फार्म के केस में। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है सर? ये ट्रांजिशनल पीरियड और कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स दोनों मिला के एग्रीगेट में कोई इंडिविजुअल कितना दिन तक फार्म में रह सकता है सर? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के केस में ये ट्रांजिशनल पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर। ट्रांजिशनल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर, मैं जो आपको समझाने का बार बार कोशिश कर रहा था। एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन एज मेंशन्ड इन द अबव मेंशन ए टू डी, ये जो हम लोग अभी तक ए से लेके डी तक का जो भी पढ़ के आए हैं, that is provision of this subsection shall comply with those provisions with a period which shall not be later than the date of the first AGM of the company held within the period specified under subsection 96 after 3 years from the date of commencement of this act. मतलब after 3 years from the date of commencement of this act, it is also provided that nothing contained, ये section 96 मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो बोर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मीटिंग के अंदर मैं नॉर्मली बताता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। It is also provided nothing contained in above mentioned points, that is shall prejudice with the right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign from such office of the company। मतलब ये एक्स्ट्रा ट्रांजिशनल के लिए बनता है, ठीक है। तो मतलब आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपके पास इतना दिन तक किसी पर्टिकुलर ऑडिटर को रखने का मौका मिलता है। रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, रोटेशन होके आपका ये खेल हो सकता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तो शायद आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा। आप लोग घर पे एक बार इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट दिन इसका एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए रेडी कर रखूंगा ताकि मैं आप लोगों को वो थोड़ा इजीली समझा पाऊँ। सिमिलरली ये फार्म के लिए है, एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ ऑडिट फार्म, इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम टर्म दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से फर्स्ट ऑडिटर आते हैं और उसका क्या खेल होता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, ठीक है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। फ्राइडे में हम लोग एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंडे को ये बाकी ऑडिटर का जो भी पॉइंट्स है ये कंप्लीट करूंगा और इसका जो भी एग्जाम्पल्स है रोटेशन का ये भी मैं आप लोगों को बता के रखूंगा। बट मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर आप लोगों को कि क्या आप लोगों को इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को और ज़्यादा दिमाग में नहीं दे रहा हूँ। बस बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर तक तो आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। बस हाँ, मे भी ये ट्रांजिशनल पीरियड का एग्जाम्पल्स चाहिए आप लोगों को, बाकी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। बेसिकली कूलिंग पीरियड एंड सेक्शन 139 तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ सर बोलो। कूलिंग पीरियड तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ना दादा। ठीक है, वो ट्रांजिशनल का कुछ एग्जांपल्स
मैं रेडी रखूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया ना ऑडिट एंड ऑडिटर्स? बोलिए। है दादा। है ओके सर। ओके ठीक है, मैं नोट शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैं लास्ट दिन का नोट शेयर किया था चार्ट्स का? ना सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी करता हूँ आप लोग को चार्ट्स का नोट भी शेयर करता हूँ, ये भी शेयर करता हूँ, आप लोग घर में एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स को भी गो थ्रू करके रख लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो भी करने का स्टार्ट कर देना। मैं नेक्स्ट दिन कुछ बचा कुचा कॉन्सेप्ट है ऑडिट एंड ऑडिटर्स के इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में ऑडिट एंड ऑडिटर्स का बाकी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं सर। नंदिनी, प्रियतमा, बोलो सर। ज्योति, क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। ओके सर। मुझे ओके नंदिनी। ज्योति, बोलो ज्योति, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है सर, तो रेडी कर लो सर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, ओके सर, फिर बाय, टाटा। राक्षी दादा। ओके बाय टाटा सर, सर। टाटा सर, टाटा, बाय सर। राक्षी सर। हाँ रखता था।